बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वीडियो लेक्चर ऑफ IFRS 16 दैट इज लीजेस। आज के लेक्चर से हमने IFRS 16 लीजेस का स्टैंडर्ड स्टार्ट करना है। IFRS 16 लीजेस का जो ये स्टैंडर्ड है, ये आपके लिए कोई नया स्टैंडर्ड नहीं है। ऑलरेडी FAR 2 लेवल पे भी आप IFRS 16 लीजेस का स्टैंडर्ड कवर कर आ चुके हैं, जिसमें आपने लेसी की अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसोर की अकाउंटिंग, नॉर्मल लेसोर की अकाउंटिंग, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट और लेसी के केस में जो IFRS 16 की लीज एग्जेम्पशन थी, उन सारी चीजों को कवर किया था। सीए फाइनल लेवल पे भी वो सारी चीजें दोबारा से रिकवर करवाई जा रही होगी। साथ साथ जो एडवांस एरिया है, जो कि आपने IFRS 16 का सीए फाइनल लेवल पे कवर करना है, जिसमें मॉडिफिकेशन ऑफ लीज है, जिसमें सब लीज अरेंजमेंट है, जिसमें लीज एंड बायबैक अरेंजमेंट है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ कवर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक से, जिसका टाइटल है IFRS 16 लीजेस का। सबसे पहले अगर इस लीजिंग के स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन की बात करें, तो इस IFRS 16 लीजेस का जो स्टैंडर्ड है, ये बेसिकली लेसी और लेसोर के पर्सपेक्टिव से, लेसी और लेसोर के पर्सपेक्टिव से एक लीज ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उसकी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की बातें करता है कि एक लीज ट्रांजैक्शन के नतीजे में लेसी और लेसोर अपनी बुक्स में किस तरह से इस लीज ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर कर रहे होंगे, किस तरह से इस लीज ट्रांजैक्शन को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड की जो एप्लीकेशन है, वो एक ऐसे एग्रीमेंट, वो ऐसे अरेंजमेंट पे है जो कि लीज का क्राइटेरिया, जो कि लीज की डेफिनेशन मीट करे। तो सिंपल सी आसान सी हमारे सामने लीज की एक डेफिनेशन है, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वे द राइट टू यूज ऑफ एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वे द राइट टू यूज ऑफ एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। अब बाजार तो बड़ी ये सिंपल सी डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट जिसके नतीजे में एक एसेट का राइट टू यूज एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ट्रांसफर किया जा रहा हो फ्रॉम लेसोर टू लेसी, तो ये लीज ट्रांजैक्शन बन जाता है। लेकिन अगर हम इस सिंपल सी डेफिनेशन का पोस्टमार्टम करें, तो हमारे सामने चार इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल कर आती है। ये चार इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब समझना, ये चार इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब जानना बड़ा जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट को लीज कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कुछ इन्वेंट्री है जिसे मुझे लोकेशन ए से लोकेशन बी शिफ्ट करना है। मेरे पास कुछ इन्वेंट्री है जिसे मुझे लोकेशन ए से लोकेशन बी शिफ्ट करना है। मैं किसी ट्रक वाले के पास जाता हूं और ट्रक वाले से एक व्हीकल रेंट पे लेता हूं। एक अरेंजमेंट ये हो सकता है। और मैंने ट्रक वाले से व्हीकल रेंट पे लिया, ट्रक रेंट पे लिया और खुद उस ट्रक को इस्तेमाल करके सामान लोकेशन ए पे लोड करके लोकेशन बी तक ले जाकर अनलोड करता हूँ। एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है कि मैं इसी ट्रक वाले के पास जाता हूं और ट्रक वाले से कहता हूं कि भाई मुझे कुछ गुड्स लोकेशन ए से लोकेशन बी पे शिफ्ट करवाना है, तो आप अपना ट्रक यूज करके लोकेशन ए से लोकेशन बी को लोकेशन ए से लोकेशन बी पे गुड्स को ट्रांसफर करने में या जो है ना मूव करवाने में मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अभी दोनों कॉन्ट्रैक्ट में मोर और लेस एक ही तरह की बात हो रही है कि सामने वाली पार्टी का एक ट्रक इस्तेमाल होगा गुड्स को लोकेशन ए से ले जाकर लोकेशन बी डिलीवर करने में। लेकिन ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। केस वन जिसमें मैं ट्रक वाले से जाकर ट्रक रेंट पे लेता हूं और खुद उस ट्रक में गुड्स लोड करके लोकेशन ए से लोकेशन बी पे अनलोड करता हूं, ये लीज कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल लीज कॉन्ट्रैक्ट या लीज एग्रीमेंट की क्राइटेरियाज या टर्म्स एंड कंडीशंस मीट हो रही है। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट 2 की बात करें, जिसमें मैंने ट्रक वाले से ये कहा कि भाई आपने ट्रक अपना यूज करते हुए मेरे गुड्स को लोकेशन ए से लोकेशन बी पे अनलोड करना है, लेकिन ट्रक आपने यूज करना है, तो अब ये लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो बड़ी एक थिन लाइन है बिटवीन द लीज कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, और उस थिन लाइन की बेसिस पे हम कंक्लूड कर रहे होंगे, डिस्टिंग्विश कर रहे होंगे कि कब कब एक कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और कब एक कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा होगा। जहां पे लीज कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश्ड होगा वहां पे हम IFRS 16 की अकाउंटिंग कर रहे होंगे। जहां पे एक लीज कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश नहीं हो रहा होगा वहां पे हम एक नॉर्मल सर्विस अकाउंटिंग कर रहे होंगे, सर्विस एग्रीमेंट या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कर रहे होंगे। यानी कि जो बंदा सर्विसेज एक्वायर कर रहा है वो अपनी बुक्स में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा होगा, जो बंदा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो अपनी बुक्स में सर्विस इनकम या सर्विस रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो बड़ी थिन लाइन है एक कॉन्ट्रैक्ट को लीज कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में बारफिकेट या डिस्टिंग्विश करने में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या एक कॉन्ट्रैक्ट में लीज के सारे क्राइटेरिया, लीज की डेफिनेशन प्रॉपर्ली मीट होती है। तो हमारे सामने लीज की डेफिनेशन है, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वे द राइट टू यूज ऑफ एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। अब अगर इस डेफिनेशन का पोस्टमार्टम करें तो यहां से आपको चार इंपॉर्टेंट टर्म्स या चार इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या कंडीशंस निकलकर सामने आती है कि अगर वो चार इंपॉर्टेंट टर्म्स मीट होती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नंबर 1, देयर मस्ट बी एन एसेट और देयर मस्ट बी एन आइडेंटिफाइड एसेट। एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में एक आइडेंटिफाइड एसेट का होना जरूरी है। अब आइडेंटिफाइड एसेट क्या होता है, आइडेंटिफाइड एसेट किस तरह से एस्टैब्लिश होता है, इसे हम लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे। नंबर 2, there is a transfer of right to use, there is a transfer of right to use of that identified asset कि identified asset का right to use
एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ, लेसोर से लेसी की तरफ ट्रांसफर होना चाहिए। नंबर 3, पीरियड ऑफ टाइम। ये जो ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज है ये सम पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, जिसे हम आने वाले वक्तों में लीज टर्म के नाम से मुखातिब करेंगे। जनरली तो ये लीज टर्म आपके पास नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ ईयर्स में ही होगा, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लीज टर्म या पीरियड ऑफ टाइम आपका यूनिट्स या प्रोडक्शन कैपेसिटी की बेसिस पे भी हो सकता है। एंड नंबर 4, इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। ऑब्वियसली जब लेसोर अपने एक आइडेंटिफाइड एसेट का राइट टू यूज लेसी को ट्रांसफर करेगा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ लेसी से कंसिडरेशन एक्सपेक्ट कर रहा होगा, जिसे हम आने वाले वक्तों में लीज पेमेंट्स का नाम दे रहे होंगे। तो 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि अगर ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म, ये 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन से कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं तो जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होगा। नंबर 1, what is identified asset? There must be an identified asset. Number 2, what is right to use? There must be a transfer of right to use of an identified asset from one person to another person. Number 3, lease term, जिसे हमने period of time का। And number 4, what is lease payments? हम जिसे लीज पेमेंट्स का नाम देंगे। इन 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स, इन 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज का पूरा होना जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट का लीज कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, और लीज कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तभी इसके ऊपर हम IFRS 16 की अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे। जहां पर इन 4 टर्म्स में से कोई एक या एक से ज्यादा टर्म मिसिंग होगी तो फिर हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट ना हो बल्कि एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो, और फिर वहां पे हम IFRS 16 को अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। इन 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स में से सबसे पहले हम समझते हैं लीज टर्म को। हमने इस लीज की डेफिनेशन में पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र किया, तो ये पीरियड ऑफ टाइम को हम IFRS 16 में मुखातिब करेंगे लीज टर्म्स के नाम से। लीज टर्म की डेफिनेशन में 3 चीजें। नंबर 1, नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज। आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट का वो मिनिमम पीरियड जो कि कैंसिल ना हो सके, आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट का वो मिनिमम पीरियड जो कि कैंसिल ना हो सके, आइदर बाय द लेसी और आइदर बाय द लेसोर विदाउट इनकरिंग अ पेनल्टी। देखें फॉर एग्जांपल कि मैंने एक शॉप रेंट पे ली और मैंने लीज एग्रीमेंट बनाया 5 साल का, और लीज एग्रीमेंट तो 5 साल का है लेकिन उसमें नोटिस पीरियड 3 महीने का है कि अगर मैं 5 साल के पीरियड में जब भी चाहूं तो 3 महीने का नोटिस देकर इस शॉप से एग्जिट ले सकता हूं। तो अब इस लीज कॉन्ट्रैक्ट में जो मेरा नॉन कैंसिलेबल पीरियड है वो 3 मंथ्स है। इवन दो कि ओवरऑल लीज एग्रीमेंट मेरा 5 साल का है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है या किसी भी पॉइंट पे लेसोर को मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से टर्मिनेट करवाना है, तो हम दोनों को 3 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। तो इस 3 महीने के एडवांस नोटिस की वजह से जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है वो 5 साल नहीं बल्कि वो 3 मंथ्स कंसिडर किया जाएगा। तो व्हाट इज नॉन कैंसिलेबल पीरियड? आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट का वो ड्यूरेशन जिसे लेसी या लेसोर कैंसिल ना कर सके विदाउट इनकरिंग अ पेनल्टी। देखिए प्रैक्टिकली अगर एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में लीज टर्म में कोई नॉन कैंसिलेबल पीरियड है तो प्रैक्टिकली तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड भी कैंसिल हो सकता है, हमारा झगड़ा हो जाए लेसोर के साथ, हम फौरन ही लीज टर्मिनेट कर दें। लेकिन नॉन कैंसिलेबल पीरियड का मतलब है कि वो पीरियड जिसको कैंसिल करने के लिए आपको कोई ना कोई पेनल्टी इनकर करना पड़ेगी, चाहे लेसी हो चाहे लेसोर हो। अगर नॉन कैंसिलेबल पीरियड को भी कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल तो उसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके अगेंस्ट कोई ना कोई पेनल्टी वगैरह इनकर करनी पड़ रही होगी। तो लीज टर्म में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज का वो पीरियड जो कि कैंसिल ना हो सके विदाउट इनकरिंग अ पेनल्टी आइदर बाय द लेसी और द लेसोर। नंबर 2, पीरियड कवर्ड बाय द ऑप्शन टू एक्सटेंड इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन। अगर आपके लीज टर्म में, अगर आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट में लेसी को कोई एक्सटेंशन ऑप्शन दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल कि हम एक बेंगलोर रेंट पे लेते हैं 3 साल के लिए, और 3 साल के बाद हमारे पास बीना लेसी ऑप्शन है कि हम चाहें तो 3 साल के बाद इस लीज को 1 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसे कहा जाता है एक्सटेंशन ऑप्शन। अब अगर लेसी को लगता है कि वो एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो फिर ये जो एक्सटेंडेड पीरियड है ये भी लीज टर्म का पार्ट बन रहा होगा, यानी कि हमारी लीज टर्म 4 साल की बन जाएगी। लेकिन अगर लेसी को लगता है कि वो इस एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, लीज को एक्सटेंड नहीं करेगा, तो फिर इस एक्सटेंडेड पीरियड को हम लीज टर्म का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। तो पहला एलिमेंट तो था हमारे पास नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज। सेकंड एलिमेंट है हमारे पास पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू एक्सटेंड इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। अब देखें, इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, गौर से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बेंगलोर रेंट पे लेता हूं, 3 साल का नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, यानी कि 3 साल से पहले लेसी या लेसोर इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। 3 साल के बाद एक एक्सटेंशन ऑप्शन है कि लेसी चाहे तो 3 साल के बाद इस लीज को फर्दर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकता है।
अब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जब मैंने डे 1 पे लीज अरेंजमेंट स्टार्ट किया उस वक्त मुझे ये लग रहा था कि मैं इस लीज को एक्सटेंड नहीं करूंगा, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद मेरी यूटिलिटी या मेरी उस जगह के हवाले से इंपॉर्टेंस बढ़ जाए और 1 साल के बाद मेरा डिसीजन चेंज हो जाए, 1 साल के बाद मैं ये ख्याल करने लग जाऊं कि मैं इस लीज को एक्सटेंड करूंगा, 2 साल के बाद हालात मेरे फेवर में नहीं जाते और 2 साल के बाद दोबारा मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाऊं कि मैं लीज के एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो बताने का मकसद है कि ये जो लीज टर्म है ना, ये कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, ये एक एस्टिमेट है। किसी पॉइंट इन टाइम पे मुझे लग रहा होगा कि मैं एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, किसी पॉइंट इन टाइम पे हमें लगेगा कि हम एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो अकॉर्डिंगली हमारा लीज टर्म का ये पीरियड वेरी कर रहा होगा। आप लोगों ने कैफ लेवल पे एक्सटेंशन ऑप्शन के एक्सरसाइज करने या ना करने के डिसीजन में अगर चेंज आता है तो इसकी अकाउंटिंग को किस तरह से कवर करना है, इस लेवल की अकाउंटिंग आपने कैफ लेवल पे नहीं देखी थी, लेकिन सीए फाइनल लेवल पे आप ये भी देखोगे और इस टॉपिक का नाम होगा रीमेजरमेंट ऑफ लीज। रीमेजरमेंट ऑफ लीज में हम बेसिकली बहुत सारी चीजें देखेंगे। वन ऑफ द चीज ये भी देखेंगे कि अगर मैंने लीज की इनिशिएशन पे सोचा कि मैं एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा, 1 साल के बाद मुझे लगता है मैं एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, 2 साल के बाद दोबारा मुझे लगता है मैं एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा, 3 साल के बाद मैंने एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, तो जब जब एक्सटेंशन ऑप्शन के एक्सरसाइज करने या ना करने के हवाले से हमारी डिसीजन मेकिंग चेंज होगी, हमारा लीज टर्म भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा, हमारी लीज रीमेजर हो रही होगी और फिर वहां पर हम रीमेजरमेंट ऑफ लीज की एक अकाउंटिंग देख रहे होंगे। तीसरा एलिमेंट है पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू टर्मिनेट इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। जिस तरह से एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन ऑप्शन हो सकता है, इसी तरह से लीज कॉन्ट्रैक्ट में लेसी के लिए कोई एग्जिट या टर्मिनेशन ऑप्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक जगह में एक बैंगलोर 5 साल के लिए रेंट पे लेता हूं, 5 साल का नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, लेकिन तीसरे साल के आखिर में मुझे एक एग्जिट ऑप्शन, मुझे एक टर्मिनेशन ऑप्शन दिया गया है कि अगर तीसरे साल के आखिर में मैं चाहूं तो इस लीज से एग्जिट ले सकता हूं, इस लीज को टर्मिनेट कर सकता हूं। अगर मुझे लगता है कि मैं इस टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा तो फिर हमारा लीज टर्म होगा 3 साल, लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं इस टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो फिर ये टर्मिनेशन ऑप्शन के बाद वाला पीरियड भी हमारी लीज टर्म का पार्ट बन जाएगा। अब अगेन, टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करना या ना करना ये कंपनी का या मैनेजमेंट का एक एस्टिमेट होगा, और जब जब एस्टिमेट होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले वक्तों में एस्टिमेट चेंज हो जाए, यानी कि हमारी टर्मिनेशन ऑप्शन के एक्सरसाइज करने या ना करने के हवाले से डिसीजन मेकिंग में चेंज आ सकता है। और जब जब टर्मिनेशन ऑप्शन के एक्सरसाइज करने या ना करने के हवाले से एस्टिमेट में चेंज आएगा, हमारी लीज की रीमेजरमेंट का कॉन्सेप्ट ट्रिगर होगा, वहां पे हम अपनी लीज को रीमेजर कर रहे होंगे और रीमेजरमेंट ऑफ लीज के कॉन्सेप्ट में इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कवर कर रहे होंगे। और अगर मैं बात करूं तो लीज टर्म की टर्म्स में या लीज टर्म की डेफिनेशन में 3 चीजें हैं। नंबर 1, नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज, लीज का वो मिनिमम पीरियड जो कि लेसी या लेसोर कैंसिल ना कर सके विदाउट इनकरिंग अ पेनल्टी। अगर पेनल्टी इंकर करने के बाद कैंसिल कर सकते हैं तो वो भी एक नॉन कैंसिलेबल पीरियड है। नंबर 2, पीरियड कवर्ड बाय एक्सटेंशन ऑप्शन if it is reasonably certain that lessee will exercise the option. And number 3, period covered by termination option if it is reasonably certain that lessee will not terminate the lease. ये 3 चीजें बेसिकली आपकी लीज टर्म का पार्ट बनाई गई है। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि एक लीज टर्म में जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज है ये तो जनरली फिक्स्ड होगा कि हमने 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल का एक नॉन कैंसिलेबल पीरियड डिसाइड कर लिया, तो ये तो लॉक हो गया। लेकिन जो एक्सटेंशन पीरियड है या ये जो टर्मिनेशन पीरियड है, वहां पे तो लेसी को ये ऑप्शन दिया गया है ना कि वो चाहे तो लीज को एक्सटेंड करे, वो चाहे तो लीज को टर्मिनेट करे, यानी ये कोई एब्सोल्यूट नहीं होगा, ये एस्टिमेट होगा। किसी पॉइंट पे हमें लगेगा कि हम एक्सटेंशन ऑप्शन या टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, किसी पॉइंट पे हमें लगेगा कि हम एक्सटेंशन ऑप्शन और टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो जब जब हमारी डिसीजन मेकिंग में चेंज आएगा हम अपनी लीज को अकॉर्डिंगली रीमेजर कर लेंगे। सवाल ये क्रिएट होता है कि बीइंग अ कंपनी या बीइंग अ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, हम ये कैसे असेस करेंगे कि आइदर हम अपने लीज के टर्मिनेशन ऑप्शन या एक्सरसाइज टर्मिनेशन ऑप्शन या एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे या नहीं। तो इसके लिए हमें IFRS 16 कुछ फैक्टर्स, कुछ क्राइटेरियाज बताता है ऑन हाउ टू असेस वेदर द ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड और नॉट। तो इसके लिए मैं IFRS 16 कुछ बेसिस या कुछ क्राइटेरियाज बताता है जिनकी बेसिस पे हम ये असेस करेंगे कि आइदर हम अपने लीज कॉन्ट्रैक्ट के एक्सटेंशन ऑप्शंस या टर्मिनेशन ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर रहे होंगे या नहीं। तो इसमें कुछ चीजें लिखी हैं। नंबर 1, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑप्शन। नंबर 1, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑप्शन। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बैंगलोर रेंट पे लिया, 1 लाख रुपए का पर मंथ रेंट है, 3 साल का नॉन कैंसिलेबल पीरियड है।
3 साल के बाद मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इस लीज को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता हूँ, और एक्सटेंडेड पीरियड में रेंटल मुझे मार्केट रेंटल ही पे करना होगा। मैंने एक बेंगलोर रेंट पे लिया, 3 साल का नॉन कैंसिबल पीरियड है, 3 साल के नॉन कैंसिबल पीरियड में रेंट चार्ज किया जाएगा 1 लाख पर मंथ, और 3 साल के बाद मुझे ऑप्शन दिया गया कि मैं 1 साल के लिए लीज कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर सकता हूं एट मार्केट रेंट। अब अगर मुझे मार्केट रेंटल पे ही एक्सटेंड करना है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं कोई अच्छी लोकेशन की तरफ चला जाऊं, तो यहाँ पे चांसेस है कि हम अपने लीज टर्म को एक्सटेंड नहीं कर रहे होंगे। ये सिर्फ क्राइटेरिया है असेस करने के लिए कि एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं। इसी के अगेंस्ट लेट से कि मैंने एक बेंगलोर रेंट पे लिया, 3 साल के लिए 1 लाख रुपए पर मंथ का रेंटल है, और मुझे ऑप्शन दिया गया कि भाई 3 साल के बाद मैं फर्दर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकता हूं एट हाफ ऑफ द मार्केट रेंटल, यानी जो भी मार्केट रेंटल होगा उसका हाफ। अब ये फैक्ट्स या ये इंफॉर्मेशन या ये टर्म्स एक लेसी को मोटिवेट करेगी कि वो इस लीज को एक्सटेंड करे। तो बेसिकली हम टर्म्स एंड कंडीशंस की फेवरेबिलिटी या अनफेवरेबिलिटी को कंपेयर करेंगे एज कंपेयर टू द मार्केट, और उसकी बेसिस पे असेस कर रहे होंगे कि अदर हमारे टर्मिनेशन ऑप्शन या एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे या नहीं होंगे। इसी तरीके से लीज होल्ड इंप्रूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने IQ का कैंपस लैंडलॉर्ड से रेंट पे लिया, मैंने लीज कॉन्ट्रैक्ट किया है 2 सालों के लिए, और ऑप्शन रखा है कि मैं हर साल इसको रिन्यू या हर साल इसको एक्सटेंड कर सकता हूं। लेकिन इस IQ के कैंपस को रनिंग फॉर्म में लाने के लिए मैंने कोई 1-1.5 करोड़ रुपए का खर्चा इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर दिया। अब मैंने इस जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी कॉस्ट या इतना एक्सपेंडिचर कर दिया है कि मोस्ट लाइकली है कि मैं इस जगह को 2 साल में छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इस जगह को 3 साल 4 साल 5 साल या हो सकता है 10 साल तक एक्सटेंड करूंगा। तो जब लेसी लीज्ड एसेट के ऊपर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट पे या सिग्निफिकेंट लीज होल्ड इंप्रूवमेंट पे सिग्निफिकेंट खर्चा कर देता है, तो ये इस बात की तरफ इंक्लिनेशन है कि एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा होगा, ये इस बात की तरफ इंक्लिनेशन है कि टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रहा होगा। अगेन ये सारी बातें सिर्फ क्राइटेरिया असेस करने के लिए, अल्टीमेटली तो हमारा डिसीजन चेंज हो सकता है, अल्टीमेटली तो हमारे असेसमेंट हमारे एस्टिमेट्स चेंज हो सकते हैं। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ टर्मिनेटिंग द लीज और इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, इन दोनों को मैं साथ कवर करता हूं। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे ली है, आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी लीज पे ली है, और वो लीज एक्सपायर हो रही है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब आपको मालूम है कि अगर हमने ये लीज टर्मिनेट कर दी या लीज को एक्सटेंड नहीं किया तो हम पेंडिंग ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर सकेंगे। पेंडिंग ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर सकेंगे तो हो सकता है हमें मार्केट में अपने कस्टमर्स के साथ पेनल्टी वगैरह बेयर करनी पड़ जाए, या हो सकता है कि हमारी मार्केट रेपुटेशन या हमारी रेपो खराब हो रही हो। तो एट टाइम्स लीज कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते वक्त ये भी देखा जाता है कि कहीं आपके कोई पेंडिंग ऑर्डर्स तो नहीं है, कहीं आपकी लीज टर्मिनेशन की वजह से या एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपको सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंपैक्ट तो नहीं बर्दाश्त करना पड़ता। एट टाइम्स रेपो का मसला आ जाता है, एट टाइम्स फाइनेंशियल लॉस हो रहे होते हैं, एट टाइम्स हमें पेनल्टीज वगैरह इनकर करनी पड़ती है। तो ओवरऑल आप बेसिकली लीज एसेट की इंपॉर्टेंस और लीज को टर्मिनेट करने की वजह से जो पेनल्टीज वगैरह आपके सर आ रही होती है, इन सारी बातों की बेसिस पे आप असेस करते हो, इन सारे 4 क्राइटेरिया की बेसिस पे आप असेस करते हो कि क्या हम एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे या नहीं, क्या हम टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे या नहीं। तो ये बेसिकली एक ग्राउंड्स हैं, एक प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ फाउंडेशंस हैं जिसकी बेसिस पे ये असेस किया जाएगा कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे या नहीं। ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ जैसे जैसे न्यू इन्फॉर्मेशन, नए हालात डेवलप होंगे तो हमारे डिसीजन चेंज हो सकते हैं, हमारे एस्टिमेट चेंज हो सकते हैं। बस IFRS 16 हमें ये कुछ क्राइटेरिया बताता है जिनकी बेसिस पे हम ये असेस करेंगे कि हम इन ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। एक सिंपल सी और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैंने CA का एक मार्च बैच का कोर्स लॉन्च कर दिया, यानी मैंने CA की क्लासेस ऑफर कर दी, सितंबर में मैंने क्लासेस ऑफर की और ये कोर्स कंप्लीट होना है मार्च में, और 31 दिसंबर पे मेरी लीज क्लोज हो रही है, 31 दिसंबर पे मेरी जो लीज को एक्सटेंड करना है, मेरे पास ये ऑप्शन रखा गया है। अब मोस्ट लाइकली है कि अगर इस 31 दिसंबर के पॉइंट पे मेरा एक बैच पार्शियली कंप्लीटेड है, तो पार्शियली कंप्लीटेड बैच के केस में मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया तो मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से काफी ज्यादा एग्रेशन फेस करनी पड़ रही होगी, मार्केट में मेरी रेपुटेशनल रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा, मार्केट में मेरा गुडविल या मेरे बिजनेस या मेरे मार्केट शेयर में कमी आ सकती है। तो इसी तरह के केसेस में आप ओवरऑल असेस करोगे कि अगर आप अपने एक्सटेंशन ऑप्शन या टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं, और आप एक ओवरऑल लीज टर्म एस्टिमेट कर रहे होंगे। अगेन मैं लीज टर्म के लिए एस्टिमेट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, सर्टेनिटी या एब्सोल्यूट फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा। ये एक एस्टिमेटेड नंबर है, और जहां भी एक नंबर एस्टिमेटेड नंबर होता है ये वक्त के साथ साथ चेंज हो सकता है।
जब जब हमारे लीज टर्म का एस्टिमेट चेंज होगा, हम लीज को रीमेजर कर रहे होंगे और फिर आने वाले वक्तों में इसकी रीमेजरमेंट ऑफ लीज की अकाउंटिंग को भी कवर करेंगे।